हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 11। तो आज के लेक्चर में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स देखिए। आज और अगले कुछ लेक्चर्स में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को ख़त्म करेंगे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को ख़त्म करने के पीछे जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस के लिए, या फिर मान लीजिए इकोनॉमिक्स के हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उनके एनालिसिस के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी हैं। तो पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम अपना मैक्रो कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 में कि ये इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच होता है जो किसी सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी, जैसे कोई फॉर्म हो गया, उसके बिहेवियर को स्टडी करना, उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, उसकी इनकम, उसका आउटपुट स्टडी करना, या अगर हम किसी कंज्यूमर की कंजम्पशन को स्टडी करते हैं या किसी प्रोड्यूसर के प्रॉफिट की, तो ये सारा कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम एग्रीगेट मेजर्स की बात करते हैं, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के एग्रीगेट की बात करते हैं, तो वो मैक्रो का पार्ट होता है। वहाँ मैंने डिटेल में एग्जांपल्स लेके समझाया लेक्चर नंबर 2 में, तो आप वहाँ से माइक्रो और मैक्रो का पूरी डिफरेंस और वो सब देख सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सॉरी, आज जो हम पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे वो है डिमांड। ठीक है, तो डिमांड का मैं आपको डेफिनेशन दूँ उससे पहले इसको मैं समझा देता हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कमोडिटी है। ठीक है, मान लीजिए कोई कमोडिटी है। कमोडिटी का मतलब है कोई भी सामान। ठीक है, कोई भी कमोडिटी है, कुछ भी हो सकता है। आप इसे बनाना ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, ठीक है, या कोई भी कंजम्पशन आइटम ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई कमोडिटी है, इस कमोडिटी का मार्केट में जो भी प्राइस है, ठीक है, इस कमोडिटी की मार्केट में जो भी प्राइस है, इस प्राइस पे कोई भी कंज्यूमर इसकी कितनी क्वांटिटी खरीदने को विलिंग है। ठीक है, इस प्राइस पे कोई भी कंज्यूमर इसकी कितनी क्वांटिटी, क्यूडी कितनी क्वांटिटी खरीदने को विलिंग है, यही क्यूडी इस कमोडिटी का डिमांड कहलाएगा। तो थोड़ा कलर चेंज करते हैं। देखिए, कमोडिटी है तो जाहिर सी बात है इसका सेल और परचेज जिस प्लेस पे होता है उसको हम मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो किसी कमोडिटी का मार्केट में जो प्राइस है वो ये है। इस प्राइस पे मान लीजिए कोई कंज्यूमर ए है और ये कंज्यूमर इस कमोडिटी का क्यूडी क्वांटिटी खरीदने को विलिंग है। तो कंज्यूमर ए के लिए इस कमोडिटी की जो डिमांड होगी वो क्यूडी हो जाएगी। उसी तरह से मान लीजिए उस मार्केट में या इकोनॉमी में कोई दूसरा कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर इस कमोडिटी को इस प्राइस पे मान लीजिए कुछ और ही क्वांटिटी क्यू डी बी, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ए ने इसकी 10 यूनिट खरीदा, बी जो है अगर बी की इनकम ज़्यादा है तो वो मान लीजिए 20 यूनिट खरीदता है, तो जो उसकी क्वांटिटी डिमांड हो जाएगी वो क्यू डी बी हो जाएगी। उसी तरह से सी का जो डिमांड होगा, मान लीजिए सी का इनकम ए और बी दोनों से कम है, तो सबसे कम सी खरीदेगा। तो सी कितना खरीदेगा, मान लीजिए वो 6 यूनिट खरीदेगा, तो क्यू डी सी क्या है 6, क्यू डी ए कितना था 10, क्यू डी बी कितना था 20। तो यानी जो कमोडिटी है, ये जो भी कमोडिटी है, कमोडिटी एक्स, ये जो भी कमोडिटी एक्स है, इसकी इस प्रिवेलिंग प्राइस या इस मार्केट प्राइस पे अलग अलग कंज्यूमर अलग अलग क्वांटिटी खरीदने को विलिंग है, और यही सारी जो डिमांड है ये अलग अलग कंज्यूमर की अपनी डिमांड है। लेकिन मान लीजिए अगर उस इकॉनमी में यही सिर्फ 3 कंज्यूमर हों,
ठीक है, सिर्फ यही 3 कंज्यूमर हो, तो इस कमोडिटी की उस इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड होगी वो इन्हीं तीनों कंज्यूमर के इंडिविजुअल डिमांड का सम होगा। ठीक है, ये तो इस कमोडिटी की इंडिविजुअल डिमांड है तीनों कंज्यूमर का। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, एडी। मान लीजिए उस इकोनॉमी में यही 3 कंज्यूमर हैं, तो क्यू डी ए प्लस क्यू डी बी प्लस क्यू डी सी। क्यू डी ए कितना है, 10 प्लस 20 प्लस 6, कितना हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड, 36। ठीक है, तो ये उस, यानी कि किसी, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिमांड इज डिफाइंड एज इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाई एट द गिवन मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे 3 हमने कंज्यूमर लिया, तीनों इस मार्केट प्राइस पे इस कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं और वो उनके इनकम पे डिपेंड करता है। और अगर हम इन तीनों कंज्यूमर के डिमांड को ऐड कर दें, क्यूडी को ऐड कर दें एट दिस गिवन प्राइस, तो इस कमोडिटी की इस समय मार्केट में एग्रीगेट डिमांड कहलाएगी। अगर प्राइस चेंज होगा तो इंडिविजुअल डिमांड भी चेंज होंगे, तो एग्रीगेट डिमांड भी चेंज होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देंगे। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि इंडिविजुअल और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। सो नाउ लेट्स गिव अस द डेफिनेशन। सो अगेन तो डेफिनेशन की बात करते हैं। अभी जो मैंने समझाया अगर इसको शब्दों में लिखें तो हम कहेंगे इट इज द क्वांटिटी, इट इज द क्वांटिटीज। ठीक है, प्लूरल लिखने में क्वांटिटी लिख देता हूँ। ठीक है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ commodity which a consumer is willing to buy at its market प्राइस। ठीक है, सो इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी मतलब क्यूडी, विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाई एट द गिवन प्राइस। प्राइस मीन्स पे, यानी कि डिमांड के लिए कंज्यूमर चाहिए, कोई कमोडिटी होनी चाहिए और उसकी मार्केट में जो भी प्राइस है उस प्राइस पे वो कंज्यूमर उसका जितना क्यूडी कंज्यूम करेगा ये उस कमोडिटी की डिमांड कहलाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक कंज्यूमर की डिमांड है। इसी तरह से उस मार्केट प्राइस पे अगर हम सारे कंज्यूमर्स के डिमांड को, सारे कंज्यूमर्स के उनके रिस्पेक्टिव क्यूडीज़ को ऐड कर दें तो हमें उस कमोडिटी की मार्केट के अंदर एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगा। अब हम आगे ये देखते हैं कि अब हम रिलेशनशिप देखते हैं कि अभी हम जो कह रहे हैं, ठीक है, उसको अगर हम एक रिलेशनशिप से देखें, एक कि जो प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांड है इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है क्यूडी। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और जो डिमांड कर्व होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले आप बस एनालिसिस समझिए। यानी कि मान लीजिए कोई कंज्यूमर, अगर मार्केट में
किसी कमोडिटी की प्राइस ये है, ठीक है। मान लीजिए मैं ये किसी पर्टिकुलर कमोडिटी एक्स के लिए ये मैंने डिमांड कर्व बनाया है। तो अगर उस कमोडिटी एक्स की प्राइस ये होगी, प्राइस पी होगी, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्यूडी होगी। अगर मान लीजिए उस कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती है, ओके, इफ़ प्राइस विल डिक्रीज, मान लीजिए प्राइस डिक्रीज होके P1 हो गया, तो डिमांड क्या हो जाएगा, QD1। और मान लीजिए अगर प्राइस बढ़ जाती है, अगर प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड क्या हो जाएगा, QD2 और प्राइस P2 हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है, ठीक है, इससे हमें पता है क्या चल रहा है, ज़रा एनालिसिस देखते हैं। देखिए, हमने इस ग्राफ से ये देखा कि कोई भी कमोडिटी जो X है, उस X की जब भी प्राइस बढ़ रही है तो उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है QD है वो घट रहा है। बिकॉज देखिए, जब प्राइस बढ़ा P2 तो उस पे जो P2 प्राइस पे जो डिमांड आई है वो QD2 आई है, जो कि सबसे कम है। और जब भी प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, बढ़ जा रही है, ठीक है। इस केस में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो QD2 के केस में जब भी प्राइस ज़्यादा था तो QD2 सबसे कम हो गया, और जब भी प्राइस सबसे कम था, जब प्राइस क्या हो गया, P1 हो गया, तो जो डिमांड था वो कितना हो गया, QD1। यानी कि जब भी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटता है, क्वांटिटी डिमांड घटता है। देखिए, जब भी मैं डिमांड कह रहा हूँ तो पहले आप फ़र्क समझिए, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड ये दो अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो भी प्राइस का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो क्वांटिटी डिमांडेड के साथ होता है। देखिए, इनकम की वजह से डिमांड अफेक्ट होता है, ओके, और प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड अफेक्ट होता है। जब भी प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट घटेगा, जब भी प्राइस घटेगी QD बढ़ेगा। तो ये जो रिलेशनशिप होता है इसको हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप। अगर मान लीजिए कोई दो वेरिएबल हैं और उन दो वेरिएबल, यहाँ दो वेरिएबल क्या हैं, प्राइस और QD, और इन दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप ऐसा है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो QD घटता है, प्राइस घटता है तो QD बढ़ता है, तो हम कह सकते हैं प्राइस और QD के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। कभी भी दो वेरिएबल अगर इस तरह से रिलेटेड हों कि एक के बढ़ने से दूसरा घटे तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप कहलाता है। अब इस इन्वर्स रिलेशनशिप की भी वजह होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी प्राइस बढ़ रही है QD घट रहा है, या जब भी QD बढ़ रहा है तो प्राइस कम हो रही है। तो उसके लिए हमें समझना होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैं ये स्किप करना चाहता था, जस्ट बिकॉज कि अननेसेसरी ये बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, पर ठीक है, चूँकि ये टॉपिक आ गया है तो इसको कर लेते हैं, ओके। तो अब हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, इसमें जो भी टर्म इस्तेमाल हुए उनसे डरिए मत, ये सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा, ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे से। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अगर आपको समझना है तो हम इसको थ्योरेटिकली बाद में समझेंगे, पहले एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मैं सब कुछ पहले एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आप उस चीज़ को विजुलाइज कर सकें। उसके बाद फिर खुद ही हम डेफिनेशन डिराइव कर लेंगे उस एग्जांपल से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए आप गुलाब जामुन
अगर आपको गुलाब जामुन पसंद है तो मान लीजिए अगर गुलाब जामुन की प्राइस 20 रुपीज़ है, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट गुलाब जामुन जो पहला गुलाब जामुन है, पहला गुलाब जामुन अगर आपको 20 रुपये में मिल रहा है तो आप चूँकि अगर गुलाब जामुन को पसंद करते हैं तो आप 20 रुपये में, और इस वक्त अगर आपको गुलाब जामुन खाने की इच्छा है तो आप 20 रुपये देकर एक गुलाब जामुन खा लेंगे, ठीक है। और मान लीजिए 20 रुपये में जब आपने एक गुलाब जामुन खरीदा, ठीक है, तो इस गुलाब जामुन के खाने से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिली, ठीक है। अब सेटिस्फैक्शन क्या है कि एक साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस है, तो इसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इसको क्वांटिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल, यानी कि कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को जो मेजर करता है उसकी जो यूनिट होती है उसको हम यूटिल कहते हैं। बिकॉज देखिए, कंज्यूमर जब भी किसी कमोडिटी, किसी गुड या सर्विस को कंज्यूम करता है तो उसके कंजम्पशन से उसे मिलता है सेटिस्फैक्शन। इस सेटिस्फैक्शन को हम बोलते हैं यूटिलिटी, यानी कि उस चीज़ से उसको कितना सेटिस्फैक्शन, द मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज डन इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, और इस यूटिलिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं इन द यूनिट्स ऑफ यूटिल। तो मान लीजिए कंज्यूमर ने, अगर आप कंज्यूमर हैं, आपको गुलाब जामुन खाने का मन है, आपने एक गुलाब जामुन 20 रुपये में खाया और इससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिली, मान लीजिए वो सेटिस्फैक्शन है 10 यूटिल का, तो यहाँ पर आपका सेटिस्फैक्शन लिख दिया जाए, सेटिस्फैक्शन इज मेजर्ड इन यूटिल, तो आपको 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन हुआ। अब आप में से कुछ होंगे जो दूसरा गुलाब जामुन नहीं खाना चाहेंगे, लेकिन अगर आप फिर भी गुलाब जामुन लवर हैं तो आप एक और गुलाब जामुन खाने के लिए, अब आप चूँकि पहले वाले गुलाब जामुन से आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिली, अब दूसरे गुलाब जामुन को खाने की आपके अंदर इच्छा है लेकिन उतनी ज़्यादा इच्छा नहीं है, तो अगर आपकी डिज़ायर कम हो गई तो आपकी विलिंगनेस पे, अगर मान लीजिए दूसरे गुलाब जामुन को कंज्यूम करने के बाद आपको जो यूटिलिटी मिलनी है वो सिर्फ 8 यूटिल की मिलनी है, तो सिर्फ जब आपकी सेटिस्फैक्शन 10 यूनिट की थी, 10 यूटिल, तो आप 20 रुपये देना चाह रहे थे। अब आपको पता है कि दूसरा गुलाब जामुन खाने की उतनी तीव्र इच्छा नहीं है, तो आपकी सेटिस्फैक्शन कम हो गई, तो आप मान लीजिए अब पे करना चाहते हैं 15 रुपये, ठीक है, कि अगर 15 रुपये में आपको गुलाब जामुन मिलता तो आप दूसरा खाते हैं। 2 गुलाब जामुन मान लीजिए आप खा गए, और तीसरा गुलाब जामुन भी अगर आप खाना चाहते हैं तो अब तीसरे गुलाब जामुन से जो आपको यूटिलिटी मिलनी थी वो 5 यूटिल की मिलनी है, क्योंकि 2 खाकर आपका मन भर गया है, तीसरे से आपको सबसे कम सेटिस्फैक्शन होनी है। तो जब आपकी यूटिलिटी घट रही है तो आप कम पे करना चाहेंगे, मान लीजिए आप 10 रुपये पे करना चाह रहे हैं। अब पहले तो यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मैंने यहाँ पे लिखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए इसका मतलब क्या है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है कि देखिए आपकी जो यूटिलिटी है ना ये रिड्यूस होते जा रही है, यानी कि एज यू आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी द सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी विच यू डिराइव फ्रॉम इट इज रिड्यूसिंग। तो आपने ये जो एडिशनल यूनिट, यानी अगला यूनिट से आपको सिर्फ 8 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला, उसके अगले से आपको 5 यूनिट मिला, तो आप देखिए कि हर एडिशनल यूनिट, हर अगला यूनिट कंज्यूम करने से आपका सेटिस्फैक्शन कम होते जा रहा है। और इसी हर नेक्स्ट ये जो आपका ये जो सेकंड यूनिट है, ये जो थर्ड यूनिट है, तो ये सेकंड यूनिट से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिली है ना, ये क्या कहलाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी। फिर ये जो थर्ड यूनिट है, जो एडिशनल यूनिट है, ये भी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। यानी कि किसी भी कमोडिटी के एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके जो आपको सेटिस्फैक्शन मिले वो मार्जिनल यूटिलिटी। और आप देखिए कि एज यू आर कंज्यूमिंग
सेकेंड एंड थर्ड गुलाब जामुन योर मार्जिनल यूटिलिटी इज रिड्यूसिंग फ्रॉम 10 to 8 to 5। तो इसका मतलब है इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर मैं इसको थ्योरेटिकली बोलूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स more and more unit of a commodity, the satisfaction derived from each additional unit is decreased, okay, and such a decreased utility is known as diminishing marginal utility। अब ये तो मैंने आपको diminishing marginal utility बताया, लेकिन इससे ये जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व जो हमने भी प्राइस और क्यूडी का रिलेशन बताया, इसका इनवर्स रिलेशनशिप कैसे बना तो उसको समझते हैं। या डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, उसका नेचर इसी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से होता है। अब आप देखिए, एक लाइन खींचते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है कि आपने टोटल कितने गुलाब जामुन कंज्यूम किया, तो यू कंज्यूम 3 गुलाब जामुन। 3 गुलाब जामुन के लिए अगर मैं बोलूं कि ओवरऑल आप कितना प्राइस देने को तैयार हैं, तो आप प्राइस देने को तैयार है 20, 15, 35 एंड 10, 45 रुपीज़। और आप हर एक गुलाब जामुन के लिए कम प्राइस क्यों देना चाहते? क्योंकि सबकी मार्जिनल यूटिलिटी आपके लिए कम होती जा रही थी। तो अगर 3 गुलाब जामुन के लिए आप 45 रुपीज़ देना चाह रहे हैं, तो यहाँ से एक गुलाब जामुन के लिए ओवरऑल आप कितना पैसे देना चाहेंगे? 15 रुपीज़, ठीक है। यानी कि अगर आपको मार्केट में गुलाब जामुन की प्राइस 15 रुपये मिलती, तो आप 3 गुलाब जामुन कंज्यूम कर जाते हैं, बिकॉज 3 गुलाब जामुन मतलब 3 गुलाब जामुन के लिए जो आपकी यूटिलिटी थी वो इस तरह की थी कि आप ओवरऑल इतना पैसे एक्सपेंड कर सकते थे। 3 गुलाब जामुन से आपको ये जो भी डिमिनिशिंग यूटिलिटी मिल रही थी, स्टिल आप उसके लिए इतना पैसे 45 रुपीज़ तक एक्सपेंड करने को तैयार थे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपको 15 रुपये पर पीस गुलाब जामुन मिलता तो आप 3 खाते, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आप और गुलाब जामुन कंज्यूम करते जाएंगे तो उनकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाएगी। यानी कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी, अगर मान लीजिए चौथा गुलाब जामुन खाते हैं और उससे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ 3 होती है, तो आप कितना 5 रुपये पे करना चाहेंगे। तो फिर 4 गुलाब जामुन के लिए आप कितना पे कर रहे हैं? 50 रुपये, ठीक है। मान लीजिए अब 4 गुलाब जामुन आपने कंज्यूम किया और जो चौथा किया उसके लिए आप सिर्फ 5 रुपये देना चाह रहे हैं, तो ओवरऑल कितना हो गया? 4 गुलाब जामुन के लिए 50 रुपये। तो एक गुलाब जामुन के लिए आप कितना देना चाहेंगे? 50/4 रुपये। ये कितना आएगा? 12 चौक 48 और 12.5, ओके। यस, सो 12.5 रुपीज़, ठीक है। यानी कि आप देखिए कि जैसे ही आपका कंजम्पशन 3 से 4 हुआ, आप और कम प्राइस पे करना चाह रहे हैं। तो इससे हमने क्या रिलेशन ड्रॉ किया? इससे हमने रिलेशन ये ड्रॉ किया कि एज योर कंजम्पशन, एज योर क्यूडी इंक्रीजेज, यू आर विलिंग टू परचेज दिस क्यूडी एट ए लेस प्राइस। यानी कि जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है, अभी 45 रुपये तक का कंजम्पशन था तो आप 15 रुपये प्राइस देना चाह रहे थे। जब आपका कंजम्पशन 4 गुलाब जामुन को हुआ तो ओवरऑल आप 50 देना चाह रहे हैं सिर्फ, और उसके लिए प्राइस 12.5 रुपये होना चाहिए। और आपकी विलिंगनेस क्यों गिर रही है? क्योंकि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है। तो इस रिलेशन से हमने इस पूरे डेटा से क्या एनालाइज किया कि जब भी हमारा कंजम्पशन बढ़ता है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। इस वजह से हम हर एडिशनल यूनिट के लिए कम पैसा एक्सपेंड करना चाहते हैं, और इस तरह से हमारा ओवरऑल कंजम्पशन रिड्यूस होता है। तो जो एवरेज प्राइस होनी चाहिए हमारे कंजम्पशन के लिए वो कम होना चाहिए। सो एज क्यूडी इंक्रीजेज, प्राइस फॉल्स। या आप ये कह लें, हालांकि ये तो मैंने एग्जांपल समझाया, बट दिस इज़ नॉट ट्रू, ओके।
the true relationship is that कि whenever price falls this lead to increase in QD. ठीक है, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो आप ज़्यादा QD कंज्यूम करेंगे, और अगर हो सकता है एक गुलाब जामुन की प्राइस 50 रुपीज़ होती तो आप कुछ भी कंज्यूम नहीं करते, आपकी विलिंगनेस और नहीं होती. तो वेन एवर प्राइस इंक्रीजेज QD डिक्रीजेज. तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसी की वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस, ये जो हमारा डिमांड कर्व था ना, ये जो डिमांड कर्व है इसकी जो डाउनवर्ड स्लोपिंग नेचर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ. डिमांड कर्व इन नॉर्मल कंडीशन सिर्फ गिफिन गुड्स को छोड़ के, सॉरी इन्फीरियर या गिफिन गुड्स को छोड़ के हर केस में जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो हमेशा डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है, तो आप जब भी डिमांड कर्व ड्रॉ करें तो आप इस बात को ध्यान रखें कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए, और सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप. तो ये जो डिमांड कर्व की जो डाउनवर्ड स्लोपिंग नेचर है, ये क्या बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, तभी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. लेकिन इस इनवर्स रिलेशनशिप या डाउनवर्ड स्लोपिंग की जो रीजन है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ये किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया मैथमेटिकली और कॉन्सेप्चुअली भी. अब हम देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट. इसमें अगला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड. ओके, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? वही इनवर्स रिलेशनशिप जो मैंने अभी बताया कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स affecting the demand for that commodity is kept constant. ठीक है, यानी कि अगर हम सिर्फ प्राइस और QD के बीच में रिलेशन ड्रॉ करें, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दें जो भी उस डिमांड को अफेक्ट कर सकती हैं, तो वो हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होगा, और इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि वेन एवर प्राइस इंक्रीजेज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीजेज. ओके, एंड वेन एवर प्राइस रिड्यूसेस QD इंक्रीजेज. तो ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है इट इज़ ओनली ट्रू वेन अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि एक फैक्टर जो कि डिमांड किसी भी कमोडिटी को डिमांड के अफेक्ट करता है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ठीक है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा. यानी अगर कोई कंज्यूमर P प्राइस पे QD अफोर्ड कर सकता है तो वो अपने उस गिवन इनकम के लिए अफोर्ड कर सकता है. अगर कंज्यूमर की इनकम ही बढ़ जाए और उसको ये चीज़ पसंद है तो वो, अब चूंकि इनकम बढ़ गई तो अफोर्डेबिलिटी, तो अब इस प्राइस पे ज़्यादा QD परचेज करेगा. इसका मतलब है कि जब भी इनकम बढ़ता है तो उस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, और जब भी उस प्राइस पे QD बढ़ेगा इसका मतलब है कि डिमांड ही ओवरऑल इंक्रीज हो गया, यानी जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. इसीलिए मैंने बोला कि ये रिलेशनशिप तभी ट्रू है जब हम ऑल अदर फैक्टर्स लाइक taste and preference, like income of the consumer, like price of other commodities, whether they are substitute. So अगर ये सब constant हैं तभी ये true होगा, और अगर इन दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप इनमें से किसी को जिंदा करके देखेंगे तो बदल जाएगा. ठीक है, सो लॉ ऑफ डिमांड
express inverse relationship between price and QD, keeping other factors affecting the demand as constant. तो हमने लॉ ऑफ डिमांड भी देख लिया. अब हम देख लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं या डिटर्मिनेंट हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं. सो वी विल सी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. तो जो पहला डिटर्मिनेंट है, जो पहली चीज़ है जो किसी भी कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट करती है, ऑब्वियसली प्राइस. हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा कि प्राइस कैसे अफेक्ट करती है, कि क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस. ओके, व्हेन अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आर कांस्टेंट. तो प्राइस यानी कि whenever price increases QD decreases, or we can say that whenever price reduces QD increases. ठीक है. और देखिए और आप ये देखिए कि जो मैंने आपको यहाँ पे कर्व समझाया था, ऊपर जाते हैं. हाँ, यहाँ पे जो मैंने आपको ये कर्व समझाया था प्राइस और QD के बीच रिलेशन, आप देखिए कि डिमांड कर्व जो है कमोडिटी एक्स के लिए वो ये कर्व है. यानी प्राइस बदलने से हम इसी कर्व के ऊपर चेंजेस आ रहा है. मतलब जब प्राइस P था तो QD यहाँ पे था, प्राइस घटने पे, यानी कि व्हेन एवर प्राइस चेंजेस, ओके, वी मूव ऑन दिस डिमांड कर्व ओनली. ठीक है. यानी कि प्राइस की वजह, प्राइस और QD के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो एक सिंगल डिमांड कर्व के ऊपर ही होता है. यानी जो प्राइस है, प्राइस के बढ़ने या घटने से जो इम्पैक्ट आता है वो है कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन इन डिमांड. ठीक है. जब भी प्राइस चेंज होता है तो उसकी वजह से किसी भी कमोडिटी की डिमांड अगर बढ़ रही है, यानी कि हम उस डिमांड कर्व के ऊपर अब बढ़ रहे हैं, तो दिस इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. और अगर प्राइस बढ़ जाए, QD डिक्रीज हो जाए, इसका मतलब है कि हमारा डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया. सो दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. और एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑलवेज हैपेंस ऑन द डिमांड लाइन. ठीक है. दूसरा डिटर्मिनेंट देखते हैं. दूसरा डिटर्मिनेंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर प्राइस. इनकम ऑफ कंज्यूमर. ठीक है. हम इनकम को ई से लिखते हैं. ठीक है. इनकम को हम ई वेरिएबल से एक्सप्रेस करते हैं. सो व्हेन एवर इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इंक्रीजेज. ठीक है. अगर मान लीजिए कोई कंज्यूमर है, अगर अपने करंट इनकम पे QD, इस प्राइस पे QD परचेज कर रहा है, तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा परचेज करेगा. तो व्हेन एवर इनकम इंक्रीजेज एट द गिवन प्राइस ही और सी बाई मोर QD. मतलब ओवरऑल जो डिमांड है वही बढ़ जाता है. यहाँ ओवरऑल डिमांड कर्व शिफ्ट, इसको मैं समझाता हूँ डिटेल में. ओके. तो इनकम बढ़ने से हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट करता है. कैसे करता है देखिए. जैसे मान लीजिए ये प्राइस हो गया और ये QD हो गया. ठीक है. और मान लेते हैं सबसे पहले हमारा चेंज कर, मान लीजिए हमारा जो X कमोडिटी थी उसके लिए ओरिजिनल डिमांड कर्व ये था X कमोडिटी के लिए, और उसी X कमोडिटी के लिए
ओके ओके, चलिए इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारी कोई कमोडिटी एक्स है, उसके लिए अगर हमने ये डिमांड कर्व बनाया है, ठीक है, मान लीजिए इस एक्स कमोडिटी की मार्केट में प्राइस कितनी है, प्राइस इज पी। तो इस पी प्राइस पे अगर कोई कंज्यूमर ए है तो वो कितना डिमांड कर रहा है, डिमांड ऑफ कंज्यूमर ए इज क्यू डी ए। तो प्राइस पी पे कोई भी कंज्यूमर जो क्यू डी क्वांटिटी खरीद रहा है, ये उसके इनकम पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि अभी वो इतना ही, तो उसकी एक्सपेंडिचर क्या होगी, उस अगर मैं कंज्यूमर ए की अगर एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो कंज्यूमर ए का एक्सपेंडिचर कितना होगा, वो हो जाएगा प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्यू डी ए। ठीक है, यानी उसने कितना क्वांटिटी खरीदा, किस प्राइस पे, ये उसका एक्सपेंडिचर। तो अभी जो इसकी इनकम है कंज्यूमर ए की, वो अपने इनकम में से इस कमोडिटी के लिए इतना ही एक्सपेंडिचर अफोर्ड कर सकता है। मान लीजिए उसका इनकम ही बढ़ गया, अगर इनकम बढ़ गया तो वो अब ज़्यादा एक्सपेंडिचर अफोर्ड कर सकता है, वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर अफोर्ड कर सकता है। अब ज़्यादा एक्सपेंडिचर, प्राइस तो वही रहेगी मार्केट में, तो अगर एक्सपेंडिचर बढ़ाना है तो हमको क्यू डी ए को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर इज प्राइस इनटू क्यू डी ए, और अगर इनकम बढ़ गई तो वो ज़्यादा खर्च कर सकता है, ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता है, और प्राइस तो वही रहेगी कमोडिटी की। तो अगर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्यू डी ए बढ़ेगा। तो अगर हमको इस प्राइस पे अब ज़्यादा, ओके ये ग्रीन लेते हैं, तो मान लेते हैं कि जो क्यू डी ए है ये बढ़कर क्यू डी ए डैश पे चला गया। ठीक है, तो क्यू डी ए डैश आगे होगा कहीं, मान लीजिए ये है क्यू डी ए डैश, ठीक है, जो कि क्यू डी ए से ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस प्राइस पे अगर, तो यहाँ पे क्या डिमांड कर्व होगा, ये डिमांड कर्व होगा। यानी कमोडिटी एक्स की, ये कोई कमोडिटी एक्स है, ठीक है, अगर एक कंज्यूमर ए थे, वो अपने अभी करंट इनकम पे अगर इस कमोडिटी की प्राइस पी है और वो करंट इनकम पे क्यू डी अमाउंट खरीद रहे, अगर उनकी इनकम बढ़ जाएगी तो उनका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाएगा ऑन द गिवन प्राइस। तो देखिए अभी भी प्राइस सेम है, P इज सेम, एट सेम प्राइस कंज्यूमर इज बाइंग क्यू डी ए डैश विच इज़ मोर देन क्यू डी ए, यानी सेम प्राइस पे अब कंज्यूमर ज़्यादा खरीद रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए। ठीक है, जिसको हम ई कहते हैं। ठीक है, यानी कि सेम प्राइस पे अगर कंज्यूमर ज़्यादा खरीद रहा है तो वो तभी पॉसिबल है जब उसकी इनकम बढ़ जाए। यानी कि जब भी इनकम बढ़ती है तो डिमांड कर्व चेंज राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो वेन एवर इनकम इंक्रीजेज डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। और मान लीजिए अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती, अगर कम इनकम तो प्राइस वही रहता, लेकिन अब वो कम क्वांटिटी खरीद सकता है। तो अगर वो कम क्वांटिटी खरीद सकता है तो मान लीजिए इस प्राइस पे वो ये खरीद पा रहा है, ये क्या है, क्यू डी ए डबल डैश। क्यू डी ए डबल डैश के लिए जो डिमांड कर्व होगा वो कुछ ये आएगी। ठीक है, यानी कि जब भी इनकम बढ़ेगा तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी, और जब इनकम घटेगा तो मतलब उसी प्राइस पे अब कंज्यूमर कम खरीदेगा, बिकॉज उसके एक्सपेंडिचर, प्राइस तो वही रहेगी मार्केट प्राइस। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं तो जो आप मस्टर्ड ऑयल लेते हैं समहाउ उसका प्राइस लगभग तो सेम ही रहता है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, अगर आपकी इनकम बढ़ती है और आप ज़्यादा ऑयल यूज करना चाहते हैं, आप खरीद सकते हैं उस प्राइस पे। ठीक है, तो ऑन द गिवन प्राइस वेन एवर डिमांड इंक्रीजेज इट कैन ओनली हैपन्स बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम। तो इनकम बढ़ने से डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इनकम घटने से लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया चेंज इन इनकम। यानी कि अगर मैं पढ़ा क्या रहा था आपको, ओके, हम देख रहे थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। पहला फैक्टर प्राइस की वजह से हम उस डिमांड कर्व के ऊपर नीचे करते हैं। प्राइस चेंज होने से क्यूडी चेंज होता है, लेकिन अगर इनकम चेंज हो तो हमारा डिमांड ही या तो बढ़ जाता है या घट जाता है।
तो अब हम एक रिलेशनशिप समझते हैं, ओके कलर चेंज कर लेते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप देखते हैं। देखिए अभी तक हमने प्राइस और इनकम से क्या समझा, जब भी किसी का इनकम बढ़ता है तो डिमांड जो है, डिमांड कर्व जो है, डिमांड ही बढ़ जाता है। ठीक है, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जाता है, या ये कह सकते हैं कि डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है, राइटवर्ड शिफ्ट। वेन एवर इनकम रिड्यूसेस, अगर किसी कंज्यूमर का इनकम कम हो जाए तो उसकी एक्सपेंडिचर कम होगी, तो एक्सपेंडिचर कम करने के लिए वो क्यूडी कम करेगा, तो उसकी डिमांड कर्व ही चेंज हो जाएगी और वो होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। तो वेन एवर इनकम विल इंक्रीज ओवरऑल डिमांड विल इंक्रीज, मीन्स डिमांड कर्व विल चेंज, इनकम विल डिक्रीज डिमांड कर्व। लेकिन वेन एवर प्राइस विल इंक्रीज योर क्यूडी विल डिक्रीज, ओके, एंड वेन एवर प्राइस विल डिक्रीज योर क्यूडी विल इंक्रीज। तो देखिए इनकम और अब यहाँ पे एनालिसिस क्या क्या करना चाहिए। आप देखिए इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ रहा है, इनकम घटने से डिमांड घट रहा है। इसका मतलब है कि इनकम और डिमांड के बीच, इनकम और डिमांड के बीच जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप या प्रोपोर्शनली, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, ओके, डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप। और अगर हम प्राइस और क्यूडी की बात करें, ठीक है, इसकी प्राइस और क्यूडी की बात करें तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यानी इनकम और डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, लेकिन प्राइस और क्यूडी के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। सॉरी, नॉट इनडायरेक्ट, सॉरी। इनकम और डिमांड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ओके। द डायरेक्ट रिलेशनशिप या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वेयर एज प्राइस और क्यूडी के बीच में दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल और दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप। तीसरा डिटर्मिनेंट देखते हैं। तीसरा डिटर्मिनेंट क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तीसरा डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ that commodity for a consumer, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कमोडिटी एक्स है, ठीक है, और कोई कंज्यूमर ए है। अगर कंज्यूमर ए एक्स को कंज्यूम कर रहे थे और उनको ये एक्स अच्छा लगता है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने सिगरेट पीना शुरू किया, ओके, मान लीजिए किसी ने किसी ब्रांड का सिगरेट पीना स्टार्ट किया, ठीक है, और अब उस व्यक्ति को एडिक्शन हो गया या वो सिगरेट अच्छा लग रहा है, तो प्राइस तो सिगरेट की अमूमन तौर पे जल्दी तो चेंज होती नहीं है, वहीं पे रहेगी। लेकिन अब चूंकि अगर पर्सन ए को सिगरेट पीना अच्छा लग रहा है उस ब्रांड का, तो अब वो मान लीजिए इस कमोडिटी की प्राइस पी थी, इस एक्स ब्रांड के सिगरेट की प्राइस पी थी, उस पर वो क्यूडी ए खरीद रहा था। अब अगर ए को उसका टेस्ट और अच्छा लगा, उसमें एडिक्शन हुआ, तो अब वो क्यूडी ए डैश खरीदना शुरू कर देगा ऑन सेम प्राइस। इट मीन्स दैट ही विल स्टार्ट बाइंग मोर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई कंज्यूमर को किसी भी कमोडिटी या सर्विस का टेस्ट पसंद आता है, व्हेन यू लाइक इट योर डिमांड इंक्रीजेज। यहाँ भी डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज देखिए राइटवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व का। क्यों होगा, उसका कारण ये है कि देखिए प्राइस वही है, लेकिन सेम प्राइस पे जितना आप कंज्यूम कर रहे थे आप उससे ज़्यादा, तो अगर सेम प्राइस पे ज़्यादा कंज्यूम करना है यानी डिमांड कर्व को बढ़ना पड़ेगा, डिमांड को बढ़ना पड़ेगा, और वो फिर राइटवर्ड शिफ्ट। तो अगर आप किसी गुड या सर्विस को लाइक करते हैं तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा,
इफ़ यू डिसलाइक इट, अगर आपको उसका टेस्ट या फिर वो आपको अच्छा नहीं लगता, इफ़ यू डिसलाइक इट, आप उसका डिमांड कम कर देंगे। ऑन सेम प्राइस यू स्टार्ट कंज्यूमिंग लेस, तो आपका डिमांड कर क्या है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ओके, तो ये तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस का। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस यानी किसी भी कमोडिटी का, या चॉकलेट रख लीजिए, अगर किसी बच्चे को आपने पहली बार डेयरी मिल्क दिया, या मान लीजिए कोई व्यक्ति पहली बार डेयरी मिल्क खाना शुरू किया, और अगर उसको डेयरी मिल्क खाते खाते बहुत अच्छा लगने लगा, या दूध कॉर्नफ्लेक्स उसको अच्छा लग रहा है, या जैम ब्रेड अच्छा लग रहा है, तो वो बाद में उनको और कंज्यूम करेगा, यानी उसकी इनकम वही है। लेकिन अगर वो उसी प्राइस पे, उसी इनकम पे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ टेस्ट के लाइकिंग की वजह से तो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। इट मीन्स दैट ही इज बाइंग मोर ऑन द गिवन प्राइस। ओके, तो उसकी इनकम भी वही है, प्राइस भी वही है, बट ही इज कंज्यूमिंग मोर बिकॉज ही स्टार्टेड लाइकिंग दैट थिंग मोर। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी डिमांड अफेक्ट होता है। चौथा, मुझे लगी नींद आने। चौथा जो डिटर्मिनेंट होता है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो अब थोड़ा जल्दी ख़त्म करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे जम्हाई आ रही है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ओके, सो द फोर्थ डिटर्मिनेंट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देखिए जो भी रिलेटेड गुड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहली बात तो एक तो होता है सब्स्टिट्यूट, और दूसरा होता है, ठीक है, अगर दो गुड आपस में रिलेटेड हैं, अगर कोई भी दो गुड आपस में रिलेटेड हैं, या कोई दो कमोडिटी रिलेटेड हैं, तो वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। वो एक दूसरे के या तो सब्स्टिट्यूट होंगे या तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वो दोनों साथ में मिलके कुछ बना रहे हैं। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल ले लें, तो जैसे एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें, तो यहाँ एग्जांपल क्या होगा, टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, टी मतलब टी एंड कॉफ़ी मतलब दोनों में ही, मतलब दोनों का निकोटीन, बस टेस्ट में थोड़ा फ़र्क होता है। तो अगर कोई व्यक्ति टी पीते पीते बोर हो गया तो कॉफ़ी पे शिफ्ट हो सकता है, या किसी को, मतलब टी एंड कॉफ़ी या सब्स्टिट्यूट, मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं टी और कॉफ़ी में से। अब देखिए, अगर मान लीजिए मार्केट में टी की प्राइस कॉफ़ी से कम है, ठीक है, तो कोई कंज्यूमर जो टी और कॉफ़ी दोनों को पसंद करता होगा, चूँकि टी की प्राइस कम है तो उसके लिए टी की एफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है, तो ही विल कंज्यूम मोर टी। वो टी को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, कॉफ़ी को लेस कंज्यूम करेगा। लेकिन कल की डेट में अगर टी की जो प्राइस है ये प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, तो अगर अब टी की प्राइस बढ़ गई तो उस कंज्यूमर के लिए टी भी महंगा है और कॉफ़ी की भी प्राइस लगभग वही है, तो वो ज़्यादा कॉफ़ी प्रेफर कर रहा था, पर टी परचेज वो एफोर्डेबिलिटी की वजह से कर रहा था। लेकिन जैसे ही टी का प्राइस बढ़ेगा, दैट पर्सन विल स्टार्ट बाइंग कॉफ़ी मोर। ठीक है, यानी वो व्यक्ति टी इसलिए कंज्यूम करता ज़्यादा क्योंकि उसकी प्राइस कम थी, लेकिन जैसे ही टी की प्राइस बढ़ी, दैट पर्सन स्टार्टेड कंज्यूमिंग मोर कॉफ़ी। यानी कि अगर दो कमोडिटी आपस में सब्स्टिट्यूट हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, तो जब भी हम किसी एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ाते हैं तो दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन या डिमांड बढ़ जाता है। सो वेन एवर वी इंक्रीज द प्राइस ऑफ टी, डिमांड फॉर कॉफ़ी विल इंक्रीज। ठीक है, इस तरह से। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब कि दो चीज़ें जो एक दूसरे को कंप्लीट करती हों, एक दूसरे के साथ बनकर कुछ काम करती हों। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल होगा कार एंड पेट्रोल। ठीक है,
बिकॉज कार एंड पेट्रोल, ठीक है। अगर मान लीजिए पेट्रोल की जो प्राइस है, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो इसका मतलब है जो कार के लिए डिमांड है वो गिर जाएगी। बिकॉज अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो कार पेट्रोल से चलता है, तो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो कंज्यूमर फिर कार क्यों खरीदना चाहेगा? बिकॉज कार खरीदना ही नहीं, उसको चलाना भी अफोर्डेबिलिटी इशू हो जाएगी। सो इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल इज मोर देन डिमांड ऑफ कार विल रिड्यूस, क्योंकि लोग फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना शुरू कर देंगे, ठीक। तो जब भी दो गुड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हों और एक का अगर प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड गिर जाएगा। जबकि सब्स्टिट्यूट में क्या है कि अगर दो गुड सब्स्टिट्यूट हैं तो अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का भी डिमांड बढ़ेगा। यहाँ पे एक का प्राइस बढ़ने दूसरे का डिमांड गिर जाता है। और अगर कार का ही सब्स्टिट्यूट अगर हम देखें तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक कार। कार का सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक कार होगा। तो आप देखिए कि कार और पेट्रोल, जो पेट्रोल से चलने वाली कार हैं वो तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। पेट्रोल प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड घटेगी, लेकिन पेट्रोल कार और इलेक्ट्रिक कार आपस में सब्स्टिट्यूट है, बिकॉज दोनों ही कार है, दोनों ही ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो जब भी पेट्रोल कार या पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो पेट्रोल कार की डिमांड घटेगी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक कार है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। बिकॉज कार, पेट्रोल कार और इलेक्ट्रिक कार आपस में सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है। तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से पेट्रोल कार की डिमांड घटेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक कार की डिमांड बढ़ जाएगी, बिकॉज पेट्रोल कार और इलेक्ट्रिक कार आपस में सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर दो कमोडिटी सब्स्टिट्यूट हैं तो एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे का डिमांड बढ़ता है। अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे का डिमांड हमेशा गिरता है। और इसमें एक पांचवा डिटर्मिनेंट भी होता है, उसको भी देख लेते हैं। पांचवा डिटर्मिनेंट होता है एक्सपेक्टेशन और स्पेकुलेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, ठीक है। एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर फॉर अ कमोडिटी, ठीक है। मान लीजिए कोई कमोडिटी एक्स है, ठीक है। मान लीजिए ये अनियन है, ठीक है, अनियन। अगर आपको पता है कि अनियन की प्राइस 10 दिन बाद बढ़ने वाली है तो आप क्या करेंगे? अनियन के लिए जो आपकी डिमांड है वो बढ़ जाएगी। आप सोचेंगे अभी ढेर सारा अनियन खरीद के रख लेते हैं, मतलब इतना खरीद के रखते हैं कि वो ख़राब ना हो, और इतना खरीद लेते हैं ताकि बढ़े हुए प्राइस पे कुछ दिनों तक हमें ना खरीदना पड़े। तो अगर किसी भी कमोडिटी या किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाली है तो आप उसका डिमांड प्रेजेंट में बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई बोले कि नए फाइनेंशियल ईयर में कार के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो आप अभी कार की डिमांड बढ़ा देंगे। अगर ये गवर्नमेंट कहे कि 6 महीने बाद वो बाइक्स के प्राइस को बढ़ाएंगे तो करंट में बाइक की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर फ्यूचर में किसी चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है तो प्रेजेंट में उसका डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर फ्यूचर में किसी कमोडिटी की प्राइस घटने वाली है तो प्रेजेंट में उसका डिमांड घट जाएगा, बिकॉज वी विल वेट फॉर 2 मंथ 3 मंथ और घटे हुए प्राइस पे परचेज। सेल जो फ्लिपकार्ट या अमेजन पे सेल आता है, क्या है ये? वी वेट फॉर द सेल, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आप कुछ खरीदने वाले हैं लेकिन फ्लिपकार्ट ने अनाउंस किया कि 10 दिन बाद सेल आ रहा है, तो आप सेल का वेट करते हैं और प्रेजेंट में आप जो डिमांड करने वाले थे आप वो नहीं करते हैं। इसका मतलब है किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ने वाली है तो आप अभी उसको ज़्यादा खरीदते हैं, अगर प्राइस घटने वाली है तो उसका प्रेजेंट में डिमांड कम हो जाता है। तो इस तरह से ये 5 डिमांड्स के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, और ऐसे ही डिटेल्ड लेक्चर अब हम अगले लेक्चर में सप्लाई का देखेंगे। आज तो हमने डिमांड के लिए डिटेल्ड लेक्चर देखा, और आज के लिए बस डिमांड तक रहने देते हैं। दूसरे यानी लेक्चर 12 में हम सप्लाई के सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, और लेक्चर 13 में हम इनका इंट्रैक्शन देखेंगे, ठीक है। और मार्केट मैकेनिज्म, रिसोर्स एलोकेशन, वो सब कुछ बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है। हमने लेक्चर 1 में ब्रीफली देखा था, पर हम लेक्चर 13 में डिटेल में,
और लेक्चर 12 में हम सप्लाई को डिटेल में देखेंगे। तो एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ आपका कि क्या पढ़ाया मैंने। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिमांड क्या होता है। तो डिमांड को मैंने एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है या सिंगल कंज्यूमर, और अगर सारे कंज्यूमर्स के डिमांड को ऐड कर दें तो एग्रीगेट डिमांड होता है। और मैंने बोला डिमांड के लिए कमोडिटी इम्पॉर्टेंट होती है, उसका सेल परचेज मार्केट में होता है एट मार्केट प्राइस, उस प्राइस पे जो कंज्यूमर विलिंग है जितना खरीदने को वो उसका डिमांड है, सबका जोड़ देंगे तो एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगा। फिर मैंने डेफिनेशन बताया डिमांड का आपको। उसके बाद मैंने बताया कि जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ कमोडिटी और उसकी क्वांटिटी डिमांड के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, उसको मैंने आपको एग्जांपल से समझाया ग्राफ पे। फिर मैंने आपको बताया कि डिमांड कर्व का ये जो इन्वर्स रिलेशनशिप है, इसी इन्वर्स रिलेशनशिप की वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रहा है। लेकिन डिमांड प्राइस और क्यूडी के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता ही क्यों है? तो उस इन्वर्स रिलेशनशिप की रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर मैंने आपको एग्जांपल्स बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है और उसके डिमिनिशिंग होने का क्या मतलब है, और इसी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से कंज्यूमर जैसे जैसे ज़्यादा कंज्यूम करता है उसकी स्पेंड करने की, पैसे खर्च करने की विलिंगनेस कम होते जाती है। और इससे हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर वी आर विलिंग टू पे लेस एंड लेस। तो अगर हम ओवरऑल एवरेज प्राइस बनाएं तो जब भी हम क्यूडी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो प्राइस कम आता है, जब भी हमने कम क्यूडी किया है तो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस के आसपास होगा। तो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला था कि मतलब हमारे ज़्यादा कंजम्पशन के लिए प्राइस कम होना ही चाहिए, कंज्यूमर का विश है। बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल विश ऑफ द कंज्यूमर द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्यूडी इज ऑलवेज इनवर्स रिलेशनशिप। फिर मैंने बताया, ये तो एग्जांपल मैंने बताया, क्यूडी तभी बढ़ेगा जब प्राइस घटेगा, लेकिन जो एक्चुअल इम्पैक्ट होता है, आप ये कह लीजिए जो मैथमेटिकल लॉजिकल, वो ये है कि जब भी प्राइस कम होगा तो क्यूडी बढ़ेगा, जब भी प्राइस बढ़ जाएगा तो क्यूडी कम हो जाएगा। फिर मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड बताया। फिर मैंने बोला कि लॉ ऑफ डिमांड के लिए बाकी सारे फैक्टर्स का कांस्टेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर मैंने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बताया कि प्राइस की वजह से सिर्फ डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होता है, यानी क्यूडी बढ़ेगा या घटेगा पर डिमांड कर्व वही रहेगा। लेकिन जब भी कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाएगा तो डिमांड कर्व चेंज हो जाएगी, यानी इनकम बढ़ने से डिमांड कर्व बढ़ जाती है, यानी सेम प्राइस पे ही विल कंज्यूम मोर। इनकम कम होने से डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। उसके लिए भी मैंने मैथमेटिकल तरीका बताया कि क्यों ये हो रहा है इनकम से। बिकॉज जो करेंट इनकम है उस पर अगर किसी कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी, अगर एक्सपेंडिचर अफोर्डेबिलिटी P/Q है, इनकम बढ़ने से उसकी एक्सपेंडिचर अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है तो प्राइस वही है, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी बढ़ेगी। तो ये भी हमने मैथमेटिकली देखा। फिर हमने ये देखा कि इनकम और डिमांड के बीच में एक प्रोपोर्शनल या एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जबकि प्राइस और क्यूडी के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। फिर हमने तीसरा डिटर्मिनेंट देखा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कमोडिटी। इफ़ यू लाइक समथिंग यू डिमांड मोर, इफ़ यू डिसलाइक इट यू डिमांड लेस। फिर हमने देखा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दो चीज़ें अगर आपस में रिलेटेड हैं तो या तो सब्स्टिट्यूट होंगी या कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। सब्स्टिट्यूट के केस में इफ़ प्राइस ऑफ वन विल इंक्रीज डिमांड फॉर अदर विल इंक्रीज। इफ़ कॉम्प्लीमेंट्री में अगर एक कमोडिटी की प्राइस बढ़े तो दूसरे की घटती है। फिर हमने देखा एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर किसी चीज़ की फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो उसका प्रेजेंट में डिमांड बढ़ जाएगा, और किसी चीज़ की प्राइस फ्यूचर में कम होनी है तो प्रेजेंट में डिमांड गिर जाएगा। सो दीज आर 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड दिस इज ऑल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू डिमांड। ओके, सो अगले लेक्चर में हम सप्लाई को डिटेल में देखेंगे। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच।